हेलो बच्चे, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, इसके कुछ आज मैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो आज का पहला प्रश्न है जो इस प्रकार से दिया गया है। पहले प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो ए में है समतल दर्पण द्वारा, बी में है अवतल दर्पण द्वारा, सी में है उत्तल दर्पण द्वारा और डी में है इन सभी दर्पणों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल दर्पण द्वारा। तो चलिए आइए देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से दिया गया है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण द्वारा। आज का तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से है। तो तीसरा प्रश्न में कहता है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। कितना है? तो एक गोलीय दर्पण का जो है वक्रता त्रिज्या है वो कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। और इसकी फोकस दूरी जो है क्या होगी? यानी आपको वक्रता त्रिज्या अर्थात आपको आर दिया है कितना? 28 सेंटीमीटर। और आपको ज्ञात करना है इसका फोकस दूरी क्या होगा। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। तो फार्मूला होता है F बराबर R/2। आप जान सकते हैं इसमें दिया गया है, किसका मान दिया गया है? तो इसमें आपको त्रिज्या R का मान दिया है। त्रिज्या R का मान दिया है आपको 28 सेंटीमीटर। ठीक है। और हमको निकालना है फोकस दूरी। तो हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है? R/2। यदि हम R का मान पुट कर दे कितना? 28 पुट कर दे, अब बट्टे में कितना हो जाएगा? 2। इसको कैंसिल कर दें तो कितना आ जाएगा? 14, अर्थात 14 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी में दिया है 14 सेंटीमीटर। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सेंटीमीटर। आज का चौथा प्रश्न। तो चौथे प्रश्न में कहता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। अब है प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर। तो आपको प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अर्थात आपको त्रिज्या आर दिया है। तो आर कितना दिया है? तो आर दिया आपको 32 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर होता है R/2। आर का वैल्यू कितना दिया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर का वैल्यू दिया है 32 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 2। अगर इसको हम कैंसिल करें कितना आ जाएगा? 16। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 16 क्या चीज में आया? पॉजिटिव यानी प्लस में आया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज का छठा नंबर प्रश्न। तो छठे नंबर प्रश्न में कहता है, किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण। यानी आप किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हैं और आपका प्रतिबिंब अर्थात आपका फोटो सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण कैसा होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समतल अथवा अवतल दर्पण। आज का 7 नंबर प्रश्न। तो 7वें प्रश्न में कहता है, अवतल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है, अर्थात अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण का जो दूसरा नाम है वो क्या है? अभिसारी दर्पण। आज का 8वां नंबर प्रश्न। तो 8वें नंबर प्रश्न में कहता है, उत्तल दर्पण को निम्न में से किसी एक अन्य नाम से जाना जाता है, यानी उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अपसारी दर्पण। प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 में कहता है, किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश किरणें गमन करती है, यानी किसी पारदर्शी जिससे आर पार हो सके उस माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती, वो है कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर, इसका 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीधी रेखा में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सीधी रेखा में। अब है अगला प्रश्न, तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न में कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब है प्रश्न संख्या 11। तो 11 में कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, अर्थात सोलर कुकर में निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। आज का प्रश्न संख्या 12। तो 12 में कहता है सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, अर्थात सर्च लाइट की जो परावर्तक सतह होती है वो कैसी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में क्या दिया अवतल दर्पण। आज का 13 नंबर प्रश्न, तो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 13 नंबर प्रश्न में कहता है रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, अर्थात जो डॉक्टर होते हैं वो रोगियों के जो नाक, कान, गले आदि की जांच करते हैं तो वो किस दर्पण का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न संख्या 14 में कहता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन बी अवतल दर्पण का। दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि उसका प्रतिबिंब बड़ा देखे। अब है प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 में कहता है किसी वस्तु का अवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण से। प्रश्न संख्या 16 में कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधा होता है। प्रश्न संख्या 17। तो 17 में कहता है किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण और सी समतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 18। तो 18 में कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अर्थात प्लस होती है। 18 का सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का। प्रश्न संख्या 19। तो 19 में कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, अर्थात गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी फोकसांतर। प्रश्न संख्या 20 जो फार्मूला से लिया गया है और बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस फार्मूला का हम लोग इस फार्मूला पर आधारित हम 2 प्रश्न भी बनाए हैं, आपको बताया अभी। तो 20 में कहता है वक्रता त्रिज्या अर्थात r एवं फोकस दूरी f में संबंध है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए f बराबर r/2। प्रश्न संख्या 21। तो 21 में कहता है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि इसका ऑप्शन सी अंदर या बाहरी की ओर। प्रश्न संख्या 22। तो 22 में कहता है वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है वो कहलाता है, यानी आपको बताना है वो कौन सा दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। प्रश्न संख्या 23। तो 23 में कहता है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है वह कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 24 में कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, अर्थात गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र होता है उस दर्पण का क्या कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुव। अब है प्रश्न संख्या 25। तो 25 में कहता है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 26। तो 26 में कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता
त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख्य अक्ष। प्रश्न संख्या 27। तो 27 में कहता है सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, यानी सूर्य के जो प्रकाश होता है और उसका संकेंद्रण से जो उत्पन्न ऊष्मा होता है यानी एनर्जी होती है, उससे क्या जल उठता है? तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कागज। कागज जो है वो जल उठता है। प्रश्न संख्या 28। तो 28 में कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का क्या कहलाता है? तो 28 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वारक। गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा होती है उसे व्यास के दर्पण का द्वारक कहलाता है। प्रश्न संख्या 29 में कहता है कि टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीप अर्थात आगे वाले भाग में यानी हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण का। आज का 30 नंबर प्रश्न। तो 30 नंबर प्रश्न में कहता है जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आप 2 बार पहले बना चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 30 में कहता है एक गोलीय दर्पण की त्रिज्या अर्थात वक्रता त्रिज्या आर दिया है आपको कितना 20 सेंटीमीटर और आपको कहता है फोकस दूरी क्या होता है? तो हम जानते हैं फोकस दूरी बराबर होता है r/2। अगर हम r का मान पुट कर दे 20 और बट्टे में 2 तो कितना आ जाएगा अर्थात 10। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 10 सेंटीमीटर। 31 नंबर प्रश्न। तो 31 नंबर प्रश्न में कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश स्रोत अर्थात प्रकाश का स्रोत कहा जाता है उसे। अब है प्रश्न संख्या 32। तो 32 में कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरण पुंज। यानी प्रकाश के जो किरणें का समूह होता है उसे हम लोग कहते हैं किरण पुंज। आज का 33 नंबर प्रश्न। तो 33 नंबर प्रश्न में कहता है प्रकाश की किरणों का पथ अर्थात रास्ता, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किरण आरेख। आज का 34 नंबर प्रश्न। तो 34 नंबर प्रश्न में कहता है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? अर्थात उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, उसको आपको बताना है कि उसका प्रतिबिंब यानी फोटो की प्रकृति कैसी होगी यानी अर्थात नेचर। तो 34 का सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, काल्पनिक या फिर आभासी इसको बोल सकते हैं। 35 नंबर प्रश्न। तो 35 नंबर प्रश्न में कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वक्रता केंद्र पर। 36 नंबर प्रश्न। तो 36 नंबर प्रश्न में कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण कैसा है? तो 36 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल होगा। 37 नंबर प्रश्न। तो 37 नंबर प्रश्न में कहता है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं उल्टा होता है? तो 37 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। प्रश्न संख्या 38। तो प्रश्न संख्या 38 में कहता है अवतल दर्पण है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिसारी। यानी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। आज का 39 नंबर प्रश्न। तो 39 में कहता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है अर्थात उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब यानी फोटो होता है वो कैसा होता है? तो 39 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, काल्पनिक एवं छोटा। प्रश्न संख्या 40। तो 40 में कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? यानी किस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त किया जाता है? तो 40 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात अवतल दर्पण द्वारा।
प्रश्न संख्या 41 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 41 में कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। यदि आपको यहीं पे पूछ दे कि प्रकाश का परावर्तन के जगह पूछ दे कि प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है तो उसका भी आंसर हो जाएगा 2। आज का प्रश्न संख्या 42 तो 42 में कहता है प्रकाश गमन करती है, अर्थात प्रकाश गमन मतलब कि प्रकाश एक से दूसरे में जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीधी रेखा में। प्रकाश जो है वो हमेशा सीधी रेखा में ही गुजरती है या फिर गमन करती है। प्रश्न संख्या 43 तो 43 में कहता है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। आपको बताना है कि इस चारों ऑप्शन में से प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रश्न संख्या 44 तो 44 में कहता है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात हजाम सब के जो दुकान में जो आईना लगता है, ठीक है, वो कौन सा दर्पण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। हजामत बनाने के लिए जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आज का प्रश्न संख्या 45 तो 45 में कहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 45 में कहता है वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के दर्पण, अर्थात जो ड्राइवर होते हैं गाड़ी चलाते हैं उसके बगल में जो साइड मिरर के रूप में जो आईना लगा रहता है, ठीक है, पीछे देखने के लिए, अर्थात को पीछे वाले गाड़ी सबको देख सके। तो उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि उसको पीछे वाले गाड़ी सब या फिर वस्तु दिखाई पड़े। तो 45 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। अब है प्रश्न संख्या 46 तो 46 में कहता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, अर्थात उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो 46 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वो हो जाएगा ऑप्शन बी आभासी। प्रश्न संख्या 47 तो 47 में कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो 47 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनंत। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। प्रश्न संख्या 48 तो 48 में कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो वो होती है ऋणात्मक, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक यानी माइनस में होती है। प्रश्न संख्या 49 तो 49 में कहता है किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो 49 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए धनात्मक, अर्थात प्लस। अभी आप पढ़े थे अवतल दर्पण, आप ऊपर में देख सकते हैं क्या पढ़े इसमें कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक में। अगर पूछा आपको उत्तल दर्पण का फोकस दूरी तो वो होता है धनात्मक, अर्थात पॉजिटिव होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 50 जो इस वीडियो लेक्चर का लास्ट प्रश्न है जो इस प्रकार से है। तो प्रश्न संख्या 50 में कहता है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, अर्थात निर्गत किरण जो किरण निर्माण होती है वो और अभिलंब यानी 90 डिग्री के बीच जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं। तो 50 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी निर्गत कोण। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।